हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है कृष्ण एज वर्ल्ड के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मौलिक अधिकार, जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार, मूल अधिकारों का उल्लेख भाग 3 में है, 12 से लेकर 35 तक। ठीक है। अधिकार क्या होते हैं? अधिकार क्या होते हैं? तो वे आवश्यक चीजें जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होती है, वही क्या होते हैं? अधिकार होते हैं। ठीक? जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक या सहायक हो, अधिकार कहलाते हैं। क्या कहा हमने? ऐसी कोई सी भी चीज, चाहे वो व्यवहार हो, कोई वस्तु हो, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए जरूरी होती है, उसे क्या बोलेंगे? अधिकार बोलते हैं। क्या बोलेंगे? अधिकार बोलेंगे। मूल अधिकार सर्वांगीण विकास। सर्वांगीण विकास मतलब हर प्रकार का विकास, जैसे भौतिक विकास हो, बौद्धिक विकास हो, नैतिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, ठीक है, सामाजिक विकास हो, तो उस सभी को सर्वांगीण विकास बोलते हैं, के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। जो मूल अधिकार होते हैं वो सर्वांगीण विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मूल अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। किसको बढ़ावा देते हैं? राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं। भारत में मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका सहित दुनिया के किसी भी अन्य देश में पाए जाने वाले मूल अधिकारों से अधिक विस्तृत है। ने कहा कि भारत के जो मूल अधिकार है वो अमेरिका और उसके जैसे कई सारे देशों से में जो मूल अधिकार पाए जाते हैं उनसे कहीं ज्यादा विस्तृत है। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। यानी भारतीय संविधान के जिस भाग के अंदर या जहां पर मूल अधिकारों का उल्लेख है उसे भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इंग्लैंड में एक राजा हुए थे, उन राजा ने अपने नागरिकों को अधिकार देने के लिए एक पत्र जारी किया था। उस पत्र का शीर्षक था मैग्ना कार्टा। क्या था? मैग्ना कार्टा। तो वो अधिकार थे। यहाँ पर भारतीयों को क्या मिले? अधिकार। कौन से? भाग 3 में। तो भारतीय संविधान का भाग 3 भारत का क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा। क्या कहलाता है? मैग्ना कार्टा। भारतीय संविधान के संदर्भ में अधिकार क्या है? भारतीय संविधान के संदर्भ में अधिकारों की बात करें तो जो अधिकार संविधान के भाग 3 में वर्णित हो, संविधान के भाग 3 में वर्णित हो, वो क्या है? अधिकार है। क्या है? अधिकार। ये अधिकार राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। किसके विरुद्ध मिलते हैं? राज्य के विरुद्ध मिलते हैं। ये कार्यपालिका के अत्याचार और विधायिका के मनमाने कानूनों पर सीमाएं लगाते हैं। ठीक है। यानी हमने कहा कि व्यक्ति को जो मूल अधिकार मिले वो राज्य के विरुद्ध मिले, यानी राज्य इन अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करेगा। ठीक है। और कार्यपालिका के अत्याचार और विधायिका के मनमाने कानूनों पर भी सीमाएं लगाते हैं। कौन? ये अधिकार, मूल अधिकार। ताकि एक सत्तावादी और निरंकुश शासन की स्थापना को रोका जा सके। क्या करेंगे? कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने ढंग से कानून बनाने पर भी सीमाएं लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक सत्तावादी और निरंकुश शासन की स्थापना को रोका जा सके। इनका उद्देश्य विधि का शासन स्थापित करना है। इसका शासन? विधि का। विधि यानी कानून। विधि यानी कानून। तो कानून का शासन की स्थापना करना मूल अधिकारों का क्या है? उद्देश्य होता है। ये न्यायालय में विचार योग्य प्रकृति के हैं। यानी अगर मूल अधिकारों का क्या होता है? उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में इन पर सुनवाई की जा सकती है और उल्लंघन पाए जाने की दशा में सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को सजा भी दे सकता है। यदि कभी किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो वह इसके परिवर्तन के लिए यानी उनको लागू करने के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। क्या ले सकता है? न्यायालय की शरण ले सकता है। अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। क्या कहा? अधिकार क्या है? राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, न कि नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं।
यानी कहने का मतलब है अधिकार जो मिले हैं वो केवल नागरिकों को मिले। किसको मिले हैं? नागरिकों को मिले हैं, राज्य को नहीं मिले। राज्य को नहीं मिले, किसको मिले हैं? नागरिकों को। तो अधिकार क्या होते हैं? राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, और न कि किसके हैं? नागरिकों के विरुद्ध राज्य के। अनुलंघनीय अथवा स्थायी प्रकृति के नहीं है। क्या है कि ये अनुलंघनीय नहीं है और ना ही इनकी प्रकृति स्थायी है, यानी ये बदलते रहते हैं समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार इनमें बदलाव होता है। इसे संसद द्वारा संविधान की मूल संरचना को प्रभावित इसे यानी अधिकारों को संसद द्वारा संविधान की मूल संरचना को प्रभावित किए बिना अच्छी मूल संरचना को प्रभावित किए बिना केवल संविधान संशोधन द्वारा संशोधित किया जा सकता है। हमने कहा कि हमारे मूल अधिकारों में अगर संशोधन करना हो तो ये केवल कौन कर सकता है? संसद कर सकती है। और संसद भी किस बात का ध्यान रखेगी? कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अब मूल संरचना की हम बात करें तो मूल संरचना का जो सिद्धांत है ये हमारे पास 1973 के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले केस में आया था। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाले केस में मूल संरचना का सिद्धांत आया था। आगे चले। मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है बल्कि सापेक्ष है। मूल अधिकार निरपेक्ष नहीं है बल्कि क्या है? सापेक्ष। अर्थात इनके ऊपर भी युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्या लगाए जा सकते हैं? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, है ना। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर अन्य सभी, हमने कहा अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत जो अधिकार है उनको छोड़कर अन्य सभी अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किए जा सकते हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता और उस जैसे जो 20 और 21 के अंदर, यानी अनुच्छेद 20 और 21 में जो मूल अधिकार का उल्लेख है उनको छोड़कर सारे के सारे मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के समय निलंबित किए जा सकते हैं। अनुच्छेद 19 के द्वारा किसके द्वारा? अनुच्छेद 19 के द्वारा गारंटीकृत 6 मूल अधिकार, कितने? 6 मूल अधिकार केवल विदेशी आक्रमण के आधार पर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। अनुच्छेद 19 में जो 6 मूल अधिकार दे रखे हैं वो मूल अधिकार कब निलंबित होंगे? केवल विदेशी आक्रमण होता है तब, सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में नहीं होगा। यानी अगर हमारे देश में सशस्त्र विद्रोह होता है तो हमारे जो अनुच्छेद 19 के अंदर 6 मौलिक अधिकार है, जैसे वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करना है, सभा करना है, ठीक है, घूमने की स्वतंत्रता है, निवास की स्वतंत्रता और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। इन स्वतंत्रताओं पर अगर प्रतिबंध लगेगा या निलंबित होंगे तो कब होंगे? जब हमारे ऊपर क्या होगा? विदेशी आक्रमण, अन्यथा नहीं होंगे, यानी सशस्त्र विद्रोह के आधार पर नहीं होते हैं। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों के लिए नहीं है। कौन कौन से बोला हमने? 15, 16, 19, 29 और 30 इसके लिए उपलब्ध है, ये भारतीय नागरिकों के लिए, विदेशियों के लिए नहीं है। अनुच्छेद 14 और 20 से लेकर 28, अनुच्छेद 14 और 20 से लेकर 28 दोनों के लिए उपलब्ध है, यानी विदेशी नागरिकों के लिए भी है और भारतीय नागरिकों के लिए भी है। अनुच्छेद 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा कर देता है। क्या देता है? राज्य की परिभाषा। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12। तो अनुच्छेद 12 क्या कहता है कि राज्य शब्द में, यानी जहां जहां पर मूल अधिकार होंगे, यानी मूल अधिकार वाले पार्ट में भाग 3 में जहां जहां पर राज्य शब्द आएगा उस राज्य शब्द का अभिप्राय क्या होगा?
राज्य शब्द का अभिप्राय क्या होगा? ठीक है, तो इस शब्द में कौन शामिल होगा? सरकार और संसद। सरकार और संसद, राज्यों की सरकार और विधायिका। सरकार आएगी भारत की संसद आएगी, भारत के राज्यों की सरकार आएगी, उसकी विधायिका आएगी। इसके अलावा सभी स्थानीय प्राधिकरण अर्थात नगर पालिकाएं, पंचायत, जिला बोर्ड, सुधार ट्रस्ट आदि अन्य सभी प्राधिकरण अर्थात भारतीय जीवन बीमा निगम, ओएनजीसी, सेल आदि जैसे सांविधिक अथवा गैर सांविधिक प्राधिकरण शामिल है। तो जहां पर राज्य शब्द आएगा हमारे संविधान के अनुच्छेद 12 के अनुसार, तो कहा है कि भारत की सरकार, भारत की संसद, राज्यों की सरकार, राज्यों की विधायिका, इसके लिए स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगर पालिकाएं हो गई, नगर निगम हो जाएंगे, ग्राम पंचायतें हो जाएगी और कई सारी अथॉरिटीज जैसे ओएनजीसी, सेल, भारतीय जीवन बीमा निगम, ये संवैधानिक निकाय, ये सारे के सारे किसमें आते हैं? राज्य में। किसमें आएंगे? राज्य में। लेकिन उच्चतम जो न्यायालय है उनका कहना है कि इसमें केवल सरकारी नहीं आएंगे बल्कि गैर सरकारी निकाय जो है वो भी अनुच्छेद 12 में राज्य के अंतर्गत आते हैं। उच्चतम न्यायालय के अनुसार यहां तक कि राज्य के एक उपकरण के रूप में काम करने वाला कोई निजी निकाय अथवा एजेंसी भी अनुच्छेद 12 के तहत राज्य के अर्थ के दायरे में आते हैं। अनुच्छेद 12 ने तो क्या कहा कि भारत सरकार, भारत की संसद, राज्य सरकारें सभी राज्यों की, उनकी विधायिकाएं, सभी जो स्थानीय प्राधिकरण है जैसे नगर पालिकाएं, नगर निगम, ग्राम पंचायतें, ये इसके अलावा संवैधानिक निकाय है, ठीक है, गैर संवैधानिक निकाय है, ये सब राज्य के अर्थ में आते हैं। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि चाहे वो व्यक्ति निकाय कैसा भी, चाहे सरकारी निकाय हो चाहे निजी निकाय हो, सब राज्य के अर्थ भी राज्य के अर्थ में अनुच्छेद 12 के अंतर्गत आएंगे। मूल अधिकारों से असंगत कानून, मूल अधिकारों से असंगत कानून अनुच्छेद 13 ये कह रहा है कि यदि कोई अधिकार मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उस कानून का क्या हो जाएगा? अल्पीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अल्पीकरण हो जाएगा। यानी जब तक कोई कानून हमारे मौलिक अधिकारों के साथ उसका टकराव होता है तो वो विधि टकराव तक क्या रहेगी? शून्य रहेगी। क्या रहेगी? शून्य रहेगी। या ऐसी विधि को भारतीय संसद या सुप्रीम कोर्ट क्या कर देगी? खत्म कर देगी। अनुच्छेद 13 की हम बात करें तो मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाले कानून शून्य होंगे। उन्होंने कहा मूल अधिकारों से असंगत अथवा उनका अल्पीकरण करने वाले कानून क्या होंगे? शून्य होंगे। यदि हमारे किसी मौलिक अधिकार से किसी कानून जो संसद द्वारा निर्मित हो या उससे पहले आजादी से पहले बना हुआ होगा और उनका टकराव हमारे मूल अधिकारों से होता है तो उनका क्या कर दिया जाएगा? अल्पीकरण, यानी उनको समाप्त कर दिया जाएगा और वो विधि टकराव तक क्या होगी? शून्य होगी। और जब कानून शून्य होंगे तो इस रूप में हम कह सकते हैं कि न्यायिक समीक्षा की सिद्धांत का प्रावधान करता है। यानी अनुच्छेद 13 किसका प्रावधान करता है? न्यायिक समीक्षा का। किसका? न्यायिक समीक्षा का। अनुच्छेद 13 में कानून शब्द केंद्र और राज्य द्वारा अधिनियमित स्थायी कानून, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित अस्थायी अध्यादेश, आदेश के तौर पर प्रत्यायोजित विधान, कार्यपालिका विधान के सांविधिक लिखित कानून का बल रखने वाले रूढ़ि अथवा प्रथाएं। कहा कि अनुच्छेद 13 में जहां पर कानून शब्द आया है उस कानून शब्द में क्या क्या शामिल है? तो हम कहेंगे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा अधिनियमित स्थायी कानून, यानी उनके द्वारा लागू किए गए स्थायी कानून आएंगे। राष्ट्रपति द्वारा दिया गया अस्थायी अध्यादेश और आदेश के तौर पर प्रत्यायोजित विधान के सांविधिक लिखित,
यानी लिखकर दिए हुए कोई आदेशात्मक कार्य पत्र, वो भी किस में आएंगे, कानून शब्द में आते हैं। और कानून के बराबर शक्ति रखने वाली अगर कोई रूढ़ी है और कोई प्रथा है तो वो भी कानून में के अंतर्गत आएगी। ये क्या कौन कहता है, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है, अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(1) कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व की कोई विधि, संविधान लागू होने से पूर्व की कोई विधि या उसका भाग मूल अधिकारों से असंगत है। क्या है, मूल अधिकारों से असंगत है तो ये विधि भी असंगति तक शून्य हो रहेगी। कहां तक रहेगी, असंगति तक शून्य रहेगी। कौन कहता है, अनुच्छेद 13(1) क्या कहता है कि संविधान लागू होने से पूर्व की, यानी जब हम आजाद नहीं होते उससे पहले या संविधान लागू होने से पहले की का कोई कानून है, कोई रूढ़ी है, कोई प्रथा है, कोई आदेश है, अगर वो हमारे मूल अधिकारों के साथ असंगत है तो वह विधि असंगत रहने तक क्या रहेगी, शून्य रहेगी, यानी अमान्य रहेगी। अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है, अनुच्छेद 13(2) कहता है यदि राज्य के द्वारा ऐसी विधि का निर्माण किया जाए जो मूल अधिकारों की कटौती करे, क्या करे, मूल अधिकारों की कटौती करे या उसे समाप्त करे, तो उसे न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट अवैध घोषित कर देगी। क्या कर देगी, अवैध घोषित कर देगी। कौन सा अनुच्छेद, अनुच्छेद 13(2) क्या कहता है कि यदि राज्य द्वारा ऐसी किसी विधि का निर्माण यानी कानून का निर्माण किया जाता है जिससे मौलिक अधिकारों में कटौती होती है तो ऐसी विधि को न्यायपालिका क्या कर देगा, अवैध घोषित कर देगा। अनुच्छेद 13(4), अनुच्छेद 13(4) क्या कहता है, अनुच्छेद 13(4) में उल्लेख है कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। हमने कहा कि इस अनुच्छेद की कोई भी बात, कौन से की, 13 की, ठीक है, बात अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन के अधीन किए गए किसी भी संविधान संशोधन पर लागू नहीं होगी। और यह प्रावधान किया गया किससे, 24वें संविधान संशोधन से, किससे, 24वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया गया था। हालांकि केशवानंद भारतीवाद, कौन सा वाद, केशवानंद भारतीवाद 1973 में उच्चतम न्यायालय ने माना कि किसी संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। हमने कहा किसी संविधान संशोधन को हम चुनौती इस बात पर दे सकते हैं कि वह एक मूल अधिकार का क्या करता है, उल्लंघन करता है, जो संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, मूल संरचना का हिस्सा है, इसलिए उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। क्या घोषित किया जा सकता है, शून्य घोषित किया जा सकता है। कौन से बाद में निर्णय दिया गया, केशवानंद भारतीवाद में, ठीक। 6 मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए गए हैं, उनमें से पहला अधिकार है हमारा समता या समानता का अधिकार, समता या समानता का अधिकार। समता या समानता का जो अधिकार है उसका उल्लेख अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। कहां से है, 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 क्या कहता है, अनुच्छेद 14 क्या कहता है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में, 14 राज्य और भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 कहता है कि भारत का कोई सा भी राज्य भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि का समान संरक्षण और विधि के समक्ष समानता इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकता। ठीक है, तो हम दोनों चीजें समझते हैं कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं ऊपर कर देता हूं। ये देखो, कानून के समक्ष समानता की अगर बात करें तो कानून के समक्ष समानता का जो प्रावधान है ये हमने ब्रिटेन से लिया है और ये नकारात्मक अवधारणा को प्रस्तुत करता है। इसको करेगा, नकारात्मक अवधारणा को प्रस्तुत करेगा, यानी किसी भी व्यक्ति को विशेष अधिकार देने के खिलाफ है।
क्या है, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकारों का अभाव करता है ये, यानी कमी लाता है। और कोई भी कमी लाएगा तो वो कौन सी अवधारणा होगी, नकारात्मक अवधारणा। साधारण कानून या साधारण कानूनी न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, समान व्यवहार, और कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, ये कौन कहता है हमें, कानून के समक्ष समानता वाला जो सिद्धांत है वो कहता है कानूनों का समान संरक्षण। इसमें ये इसकी उत्पत्ति अमेरिका से हुई है, यानी अमेरिका के संविधान से हमने इसको अपनाया है, कानूनों का समान संरक्षण को। और ये सकारात्मक अवधारणा है। कैसी अवधारणा है, सकारात्मक अवधारणा। ये क्या कहती है कि कानूनों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकारों और अध्यारोपित दायित्वों दोनों में ही समान परिस्थितियों के अंतर्गत समान व्यवहार किया जाएगा। क्या कह रहा है कि यदि मान लो कोई दो व्यक्ति है, वो एक ही कोई अपराध कर देते हैं, मान लेते हैं हम ऐसा, तो उन दोनों व्यक्तियों के साथ एक ही कानून के तहत व्यवहार किया जाएगा। ये कहता है कानूनों का समान संरक्षण। समान कानून के सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम होगा, बिना भेदभाव के सम्मान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। सभी समान के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, यानी एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए कानून के अनुसार, वो भी बिना किसी भेदभाव के। हालांकि समानता का जो अधिकार है उसके कई सारे अपवाद हैं। क्या है, अपवाद है। क्या अपवाद है देखते हैं। अनुच्छेद 361 भारत के राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त है। क्या कह रहा है, 361 के अनुसार कहता है कि भारत का जो राष्ट्रपति होगा, राज्यपाल होंगे, उनको सामान्य व्यक्तियों के मुकाबले कुछ विशिष्ट अधिकार प्राप्त है। तो सामान्य व्यक्तियों के मुकाबले उनकी समानता एक जैसी नहीं रहती, तो ये समानता के अधिकार का क्या है, अपवाद है। अनुच्छेद 361 क्या, कोई भी व्यक्ति संसद या राज्य विधानमंडल की किसी भी कार्यवाही की सच्ची रिपोर्ट के समाचार रिपोर्टों में प्रकाशन के संबंध में किसी भी न्यायालय में किसी भी सिविल या आपराधिक कार्यवाही के लिए उत्तरदायी नहीं है। अनुच्छेद 361 ये मीडिया की स्वतंत्रता या विशेषाधिकार को दर्शाता है। इसको ये कह रहा है कि यदि मीडिया क्या करती है, अगर किसी विधानमंडल में या हमारी संसद में कोई बहस हो रही हो और बहस के दौरान कोई ऐसी बात हो गई हो जिसे वो प्रकाशित करता है टेलीविजन में या न्यूज में, तो अखबार के अंदर, तो उसके खिलाफ यानी मीडिया के खिलाफ या रिपोर्टर के खिलाफ या न्यूज चैनल या अखबार के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती है। तो ये क्या मिल गया उनको, एक विशेषाधिकार मिल गया मीडिया को। और कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 361 का। अनुच्छेद 105 संसद सदस्यों का संसदीय विशेषाधिकार। तो संसद के सदस्य होते हैं, इनके कुछ विशेषाधिकार होते हैं सामान्य लोगों के मुकाबले। तो ये समानता के अधिकार का क्या है, अपवाद है। यहां पर सभी लोगों को समान नहीं रखा जा सकता। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडल के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां और विशेषाधिकार आदि है। 194 अनुच्छेद कहता है कि जो राज्य विधानमंडल है के सदनों की, विधानमंडल के दोनों सदन, चाहे विधानसभा हो चाहे विधान परिषद हो, और उसके सदस्य, इनको भी विशेष अधिकार प्राप्त है और विशेष शक्तियां भी इनको प्राप्त। अनुच्छेद 31 ग, कौन सा 31 ग, उच्चतम न्यायालय का कहना है कि जहां अनुच्छेद 31 ग प्रभावी होता है, ठीक है, वहां अनुच्छेद 14 निष्प्रभावी हो जाता है। क्या हो जाता है, अनुच्छेद 14 निष्प्रभावी हो जाता है। वह पता है अनुच्छेद 31 जो है उसका संबंध संपत्ति के अधिकार से है, ठीक है। तो जहां पर भी संपत्ति अधिकार लागू होगा वहां पर सभी लोग समान नहीं हो सकते। तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां पर भी अनुच्छेद 31 ग क्या होगा, प्रभावी होगा, अर्थात लागू होगा,
वहां पर अनुच्छेद 14 क्या हो जाएगा, अपने आप ही निष्प्रभावी हो जाएगा। इसमें प्रावधान है कि अनुच्छेद 39 की खंड ख और खंड ग में निहित निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि वे अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करते हैं। अनुच्छेद 39 जिसका संबंध बच्चों की शिक्षा से है, समान कार्य के लिए समान वेतन से है ना, बच्चों की स्वास्थ्य से है, उनके लिए अलग विशेष कानून बना सकती है। जब किसी के लिए विशेष कानून बनाए जाएंगे तो अपने आप समानता के अधिकार का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में सरकार किसी भी मौलिक अधिकार पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है, अर्थात कहने का मतलब है कि उसके विपरीत कार्य कर सकती है। और क्यों करेगी, सभी लोगों को उनका विकास करने के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 15 की हम बात करें। अनुच्छेद 15 एक क्या कहता है कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर, किसके आधार पर, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर, इन्होंने कहा कि राज्य किसी नागरिक के साथ केवल क्या क्या कहा है इसने, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, बल्कि अन्य आधारों पर कर सकता है। जैसे शिक्षा के आधार पर, किसके आधार पर कर सकता है, शिक्षा के आधार पर कर सकता है, योग्यता के आधार पर कर सकता है, योग्यता के आधार पर कर सकता है, कुशलता के आधार पर कर सकता है। ठीक है, केवल और केवल किन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा राज्य, धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर अथवा जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, परंतु अन्य आधारों पर विभेद किया जा सकता है। अनुच्छेद 15(2) कहता है ये प्रावधान राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा विभेद पर रोक लगाता है। क्या कहा, ये प्रावधान राज्य और निजी व्यक्तियों दोनों द्वारा विभेद पर रोक लगाता है। यानी कहने का मतलब है ना तो राज्य किसी व्यक्ति के साथ इन आधारों पर, ठीक है, भेदभाव करेगा, ना ही निजी व्यक्ति विभेद कर सकता है। जबकि पूर्व प्रावधान जो था उसमें केवल राज्य नीचे जाओ, सब नीचे जाओ, या कोई रहेगा और कोई मना कर देगा, जो भी आए, केवल राज्य द्वारा विभेद पर रोक लगाता। अनुच्छेद 15(2) है वो ये कहता है कि अब चाहे निजी व्यक्ति होगा चाहे सरकारी व्यक्ति होगा, ठीक है, या मतलब राज्य होगा, वो दोनों ही किसी अन्य व्यक्तियों के साथ भेदभाव या विभेद नहीं कर सकते। पहले के प्रावधान में केवल राज्य का था कि राज्य भेदभाव नहीं करेगा, अब दोनों ही है कि राज्य भी नहीं कर सकता और निजी व्यक्ति भी विभेद नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15(3) क्या कहता है, सिर्फ 15(3) और 15(4) कि देश में आरक्षण प्रणाली की आधारशिला की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 15(3) और 15(4) देश में आरक्षण प्रणाली की आधारशिला की बात करते हैं। देखो सीधा सा नियम है कि यदि कोई व्यक्ति पिछड़े हुए हैं और उनमें समानता स्थापित करनी है तो उनको आगे बढ़ने के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाएंगे, जो कि हमारे समानता के अधिकार का क्या है, उल्लंघन है। क्या है, उल्लंघन है। लेकिन सरकार कहती है कि युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। विभेद से प्रतिषेध के यानी इनइक्वालिटी से लेकर प्रोहिबिशन के इस सामान्य नियम के 4 अपवाद है। क्या है, 4 अपवाद है। क्या क्या है सब, कि राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है, कि राज्य को महिलाओं का विकास करने के लिए और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति है, जो कि अब महिलाओं और केवल बच्चों के लिए होगा, औरों के लिए नहीं होगा। तो ये समानता के अधिकार का क्या है, अपवाद है। सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। क्या कहता है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से
पिछड़े हुए वर्ग से पिछड़े हुए वर्ग अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। नागरिकों की किसी भी सामाजिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग अथवा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर, किसको? अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर राज्य द्वारा सहायता प्राप्त करनी, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त अथवा गैर सहायता प्राप्त निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। क्या क्या कहा इसने? ये कह रहा है कि नागरिकों के लिए जो कि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए हैं ना, उनके शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, चाहे उनका संबंध पिछड़े हुए वर्ग से हो, अनुसूचित जाति से हो, अनुसूचित जनजाति से हो, शैक्षणिक संस्थाएं कोई सी भी सरकारी हो चाहे निजी हो, उनमें प्रवेश के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है, ये कहता है सर। ये अगला क्या है सर? अगला क्या कहता है कि नागरिकों में से किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, जिसे ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ईडब्ल्यूएस बोलते हैं, ठीक है, में से किसी भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विकास के लिए प्रावधान किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों में से कोई भी आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उनके लिए क्या किया जाएगा? कमजोर वर्ग, यानी ईडब्ल्यूएस के विकास के लिए क्या किए जाएंगे? प्रावधान किए जा सकते हैं। शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, यानी ओबीसी के लिए, किसके लिए? ओबीसी के लिए, अदर बैकवर्ड क्लासेज के लिए आरक्षण, किसमें? शैक्षणिक संस्थानों में। ठीक, क्या कह रहा है कि अनुच्छेद 15 में अपवाद 93वें संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा अधिनियमित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान, अधिनियमित केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान, उनमें प्रवेश में आरक्षण अधिनियम 2006 के अंतर्गत आईआईटी और आईआईएम सहित सभी केंद्रीय उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण दिया गया है। क्या कहा इसने? कि जितने भी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान है, उन शैक्षणिक संस्थानों में, चाहे आईआईटी हो, आईआईएम हो, उन सब में प्रवेश के लिए 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। किसके लिए? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। किसके लिए? अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। उच्चतम न्यायालय ने इस वैधता को बरकरार रखा, उच्चतम न्यायालय ने इस वैधता को बरकरार रखा और केंद्र सरकार को कानून को लागू करते समय ओबीसी के क्रीमी लेयर, किसकी बात कर रहे हैं? क्रीमी लेयर, यानी ओबीसी में जो विकसित लोग हैं, यानी जिनके पास उनका जिनका शैक्षणिक स्तर ऊंचा है, जिनके पास जिनकी आर्थिक स्थिति सही है, सामाजिक स्तर सही है, उनको बाहर करने का निर्देश दिया है। किसको दिया है? ऐसे लोग ओबीसी के जो उन्नत वर्ग में है, ठीक है, जिनका सामाजिक विकास हो चुका है, उनको बाहर करने का निर्देश दिया। किससे? 27% आरक्षण से शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए। शैक्षणिक संस्थानों में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण, तो अनुच्छेद 15(6) में अपवाद, ठीक है, कह रहे 2019 के 103वें संशोधन अधिनियम द्वारा, 2019 के 103वें संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, क्या जोड़ा गया? इसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश हेतु ईडब्ल्यूएस, किसके लिए? ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। देखो, ओबीसी के लिए तो 27%, तो ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। ईडब्ल्यूएस का संबंध 103वें संविधान संशोधन अधिनियम से है, जो कि कब आया था? 2019 के अंदर। अनुच्छेद 16 देखो साहब, अनुच्छेद 16(1) क्या कहता है? लोक नियोजन अथवा राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन, किसी पद नियोजन अथवा नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। किसकी बात करता है ये? अवसर की समानता की। किसकी बात करता है? अवसर की
समानता की बात करता है अनुच्छेद 16। ये क्या कहता है? ये तो अवसर की समानता की बात कौन करेगा? 16(1). 16(2) क्या कहेगा? कहा कि केवल किसके आधार पर? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर, यानी निवास के स्थान के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अर्थात अन्य जो आधार है उन पर विभेद किया जा सकता है अथवा उसे राज्य के अधीन किसी भी रोजगार और पद के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। अवसर की समता के इस प्रावधान के कई सारे अपवाद भी हैं। क्या है? अपवाद है। अपवाद क्या क्या है? अनुच्छेद 16(3) संसद किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण अथवा अन्य प्राधिकरण केवल आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में किसी नियोजन अथवा नियुक्ति के लिए निवास की शर्त निर्धारित कर सकती है। क्या कह रहा है? संसद किसी राज्य अथवा संघ राज्य क्षेत्र अथवा स्थानीय प्राधिकरण और अन्य प्राधिकरण में किसी नियोजन नियुक्ति के लिए किसमें कर सकती है? सर, अगर किसी राज्य में नियुक्ति करनी हो, संघ राज्य क्षेत्र में यूटीज में करना हो, कोई स्थानीय प्राधिकरण हो, नगर पालिका नगर निगम हो और अन्य प्राधिकरण हो, ठीक है, तो वहां पर किसी भी कोई नियोजन करना हो और नियुक्ति करनी हो तो निवास की शर्त निर्धारित कर सकती है। कौन? संसद कर सकती है। ठीक, अन्य प्राधिकरणों में केवल कहां पर आएगा? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। अनुच्छेद 16(4) क्या कहता है? सर देखो, राज्य किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए जिसका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। क्या कहा? राज्य किसी ऐसे पिछड़े वर्ग के लिए जिसका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, यानी ऐसी कोई कैटेगरी जिसके लोग सरकारी नौकरियों में नहीं है, नियुक्तियों अथवा पदों में आरक्षण प्रदान कर सकती है। उनको जितनी वैकेंसीज आएगी, जितने अपॉइंटमेंट्स होंगे, उनमें रिजर्वेशन की व्यवस्था उनके लिए कर सकती है, आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 16(4) के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 16(4) के तहत। अनुच्छेद 16(5) अनुच्छेद 16(5) क्या कहता है? कि कानून के तहत यह व्यवस्था की जा सकती है कि किसी धार्मिक अथवा सांप्रदायिक संस्था से संबंधित कार्यालय का पदाधिकारी अथवा उसके शासी निकाय का सदस्य किसी धर्म विशेष अथवा संप्रदाय से संबंधित हो। ये कह रहा है 16(5) से कह रहा है कि अगर कानून के तहत, तो कानून के अनुसार ये व्यवस्था कर सकते हैं हम कि कोई धार्मिक और सांप्रदायिक संस्था से संबंधित कोई कार्यालय है और उस कार्यालय के पदाधिकारी का चयन या नियुक्ति किसी धर्म विशेष से अथवा संप्रदाय से संबंधित हो सकती है, ऐसी व्यवस्था कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 16(6) क्या कहता है? कि राज्य को ईडब्ल्यूएस से संबंधित किसी भी नागरिक की नियुक्ति में 10% तक का आरक्षण का प्रावधान करने की अनुमति है और 103वां संविधान संशोधन 2019 ये कहता है। ये कह रहा है कि राज्य को ईडब्ल्यूएस से, किससे? ईडब्ल्यूएस से, यानी जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग है उनमें से कितना उनकी नियुक्ति कितनी है? 10% का आरक्षण दिया है उनको। ठीक है, और कौन संविधान संशोधन? 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा। महत्वपूर्ण तथ्य देखो इसमें क्या है? 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया। पहला पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ? 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में। 1979 में अनुच्छेद 340 के तहत द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ। किसकी अध्यक्षता में? बीपी मंडल। क्या बोला गया है इसको? मंडल आयोग। क्या बोला है इसको? मंडल आयोग, क्योंकि बीपी बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में ये बनाया गया था। इसका काम क्या था कि ओबीसी, किसके लिए? ओबीसी के लिए। ठीक है, ओबीसी के विकास के उपाय ढूंढना, के उपाय बताना था। ठीक है, तरीके बताना था। अध्यक्षता में SEBC यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की स्थितियों की जांच करने तथा उनके विकास के लिए उपाय सुझाने के लिए
किया गया था। ठीक है, तो ये क्या कहता है बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग। दूसरा जो द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग है 340 अनुच्छेद के तहत इसका निर्माण हुआ, 1979 में इसको बनाया गया। इसके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। ठीक है, क्या कहता है, लगभग 52% सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े एससी को छोड़कर एसटी और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण, और एसटी है ना को छोड़कर अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण और कुल आरक्षण का 50% होगा। क्या कहा इसमें, 27% आरक्षण होगा। ठीक है, और कुल आरक्षण का कितना होगा, 50%। ये व्यवस्था किसके लिए की जाएगी, पिछड़े वर्गों के लिए। ऐसी सिफारिश करते हैं कौन, बीपी मंडल। कौन करेगा, बीपी मंडल आयोग। कौन करेगा, बीपी मंडल आयोग। 1990 में वीपी सिंह, विश्व प्रताप सिंह सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण की घोषणा की। यानी मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किसने किया था, वीपी सिंह सरकार ने। किसने किया था, वीपी सिंह सरकार ने 1990 में। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने 2 बदलाव किए। 27% में अन्य पिछड़े वर्गों के साथ साथ गरीब वर्गों को प्राथमिकता दी। यानी ओबीसी तो आएगा आएगा, लेकिन ओबीसी के वो ही लोग आएंगे जो कि क्या है, गरीब। कौन से लोग हैं, गरीब लोग। उच्च जातियों के गरीब वर्गों के लिए नौकरियों में अतिरिक्त 10% आरक्षण होगा। यानी क्या होगा, ईडब्ल्यूएस किसमें होगा, उच्च जातियों में। किसमें होगा, उच्च जातियों में। ठीक है, ये प्रावधान कौन लेकर आते हैं, नरसिम्हा सरकार, नरसिम्हा राव सरकार। ठीक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना 1993 में एक अधिनियम द्वारा की गई थी। इसे 102वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा संविधान में अनुच्छेद 338 ख जोड़कर संवैधानिक दर्जा दिया गया। यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापना तो कब होती है, 1993 में, और इसको संवैधानिक दर्जा कब मिलता है, 2018 में। कब मिलता है, 2018 में। कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है ये, अनुच्छेद 338 ख में। इसके लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया, 338 ख। अब देखो अनुच्छेद 17 यह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। किसका उन्मूलन करता है, अस्पृश्यता का, यानी कि छुआछूत का उन्मूलन करता है। उन्मूलन का मतलब जड़ से उखाड़ देना। क्या कर देना, जड़ से उखाड़ देना। और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। इसी रूप में इसका आचरण क्या करेगा, निषिद्ध करता है, रोकता है। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को 1976 में संशोधित किया गया था। क्या किया गया, संशोधित किया गया। कौन सा होता है इसमें, 42वां संविधान संशोधन। 1976 में कौन संशोधन होता है, 42वां। और इसका नाम बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। यानी अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 था, इसमें संशोधन किया गया 1976 में। नाम बदलकर क्या कर दिया गया इसका, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। और किसकी सिफारिश पर किया, इलाया पेरुलम समिति की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर, इलाया पेरुलम समिति की सिफारिश पर। मैसूर उच्च न्यायालय क्या कहा कि अनुच्छेद 17 का विषय शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थ में अस्पृश्यता नहीं है। क्या कहा कि अनुच्छेद 17 का जो विषय है वह शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थ में अस्पृश्यता नहीं है, बल्कि क्या है, देश में ऐतिहासिक रूप से विकसित हुई प्रथा है। छुआछूत की समस्या जो थी वो क्या थी कि ऐतिहासिक रूप से देश में विकसित हुई है, धीरे धीरे, अचानक ऐसा नहीं। इसका कोई व्याकरणिक या शाब्दिक अर्थ नहीं था। अपवाद क्या, इसमें कुछ व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार
या धार्मिक सेवाओं आदि से उनका बहिष्कार शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम छुआछूत का तो अंत करना चाहते हैं, अस्पृश्यता का अंत करना चाहते हैं, लेकिन इसमें कुछ व्यक्तियों का सामाजिक बहिष्कार और धार्मिक सेवाओं आदि से उनका बहिष्कार शामिल नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स के मामले में निर्णय दिया कि अनुच्छेद 17 के तहत अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध होगा और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। ठीक है, क्या कहा, कौन सा मामला था? पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स मामले में क्या निर्णय दिया था कि 17 के तहत, अनुच्छेद 17 के तहत अधिकार निजी व्यक्तियों के खिलाफ उपलब्ध होगा, यानी निजी व्यक्ति भी क्या नहीं कर सकते, अस्पृश्यता नहीं कर सकते, और राज्य का संवैधानिक दायित्व होगा कि इस अधिकार के हनन को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम 1989 में बनता है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में बनता है। अनुच्छेद 17 और 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करते हैं कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करे। क्या करेंगे? 17 और 35 संसद को यह शक्ति प्रदान करते हैं। किसको प्रदान करेंगे? संसद को, कि वह अस्पृश्यता के आचरण हेतु दंड की विधि का निर्माण करे। अनुच्छेद 18 ठीक, क्या करता है ये? उपाधियों का अंत। क्या करेगा? उपाधियों का अंत। उन्होंने, यह राज्य द्वारा किसी नागरिक अथवा विदेशी व्यक्ति को कोई उपाधि, सेना और विद्या संबंधी उपाधि के सिवाय प्रदान किए जाने का प्रतिषेध करता है। यह भारतीय किसी नागरिक को विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त करने का प्रतिषेध करता है। यानी राज्य, यानी हमारा देश कहता है कि कोई भी व्यक्ति सेना और शिक्षा यानी विद्या से के अलावा कोई उपाधि ग्रहण नहीं कर सकता, यानी अपने नाम के आगे नहीं लगा सकता है। कोई विदेशी राज्य के अधीन लाभ अथवा विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए विदेशी राज्य से कोई उपाधि राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। यानी ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो विदेशी हो, राज्य के अधीन लाभ का पद हो, विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई भी उपाधि राष्ट्रपति की अनुमति के बिना स्वीकार नहीं कर सकते। यानी हमें किसी अन्य देश से कोई उपाधि लेनी हो, किसी व्यक्ति को मिलती है, तो उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। राज्य के अधीन लाभ अथवा विश्वास का पद धारण करने वाला कोई नागरिक अथवा विदेशी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य से अथवा उसके अधीन किसी रूप में कोई भेंट, परिलब्धि अथवा पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा। दो बातें, एक तो भारत का व्यक्ति किसी विदेशी व्यक्ति से, कोई विदेशी कंपनी हो, कोई विश्वास का पद हो, वहां से कोई उपलब्धि, परिलब्धि, भेंट, ये बिना राष्ट्रपति की अनुमति के स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा क्या कहता है कि कोई राज्य के अधीन यानी हमारे देश में वह कोई भेंट, परिलब्धि या कोई पुरस्कार बिना राष्ट्रपति की अनुमति के स्वीकार नहीं करेगा। यानी ना तो आप विदेशों से ले सकते हो, ना ही राज्य से कोई उपाधि ले सकते हो। किसको छोड़कर? शिक्षा को छोड़, विद्या को छोड़कर और सेना को छोड़कर। बालाजी राघवन मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारत रत्न, क्या कहा? बालाजी राघवन मामले में, जो कि 1996 में होता है, उच्चतम न्यायालय ने भारत रत्न, पद्म भूषण तथा पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया है। इन्होंने कहा, लोगों का कहना था भाई उपाधि नहीं ले सकते तो फिर आप ये पुरस्कार क्यों देते हो, है ना? तो उन्होंने कहा कि ये जो पुरस्कार है ना, ये संवैधानिक वैधता है इनकी, ये ऐसे नहीं मिलते व्यक्तियों को, ये काम करने पर है, सरकारी है, तो इनकी तो अनुमति है राष्ट्रपति की अनुमति है तभी तो मिलते हैं ये। तो ये बात तो पहले से ही कह रहा है ये अनुच्छेद कि भाई सब राष्ट्रपति की अनुमति से आप कुछ भी ले सकते हो। वैसे भी एक गौरव का विषय है, तो इनकी संवैधानिक वैधता को उचित ठहराया बालाजी राघवन मामले में। राष्ट्रीय पुरस्कार 1954 में शुरू किए गए थे। मोरारजी देसाई
के नेतृत्व वाली जनता पार्टी ने, सरकार ने 1977 में क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, लेकिन 1980 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा इन्हें फिर से शुरू किया गया था। आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं, कल फिर आगे शुरू करेंगे। धन्यवाद।